We will start with IAS next IAS जनवरी जिस्ट ऑफ योजना जनवरी मैगजीन। पहला जो टॉपिक है इसमें वो है इंडिया एज अ स्पेस पावर। तो ये जो टॉपिक है इंडिया एज अ स्पेस पावर वो आई यूपीएससी के किस किस सिलेबस के किस किस पार्ट में लाई करता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। साइंस एंड टेक है, अचीवमेंट ऑफ इंडिया, इंडियंस इन साइंस एंड टेक, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, जीएस 3 है तीनों, and digital India mission, and there are a lot of other things given. So पहला जो योजना मैगजीन में स्पेस के बारे में डिस्कस किया गया वो बिगिनिंग के बारे में बताया गया, हाउ इट बिगेन. So the humble beginnings, it started with Indian National Committee for Space Research, INCOSPAR. So Indian space program began with the establishment of INCOSPAR in 1962. जैसा कि अभी आप लोगों ने सबने सीरीज देखी ली होगी वो रॉकेट बॉयज वाली, जो कि ये जो इनकोस्पार है वो इट वाज द विजन ऑफ आवर फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, डॉक्टर विक्रम साराभाई. ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर्स एट वेरियस लोकेशंस इन इंडिया. सो पहला जो है वो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसको पहले कहते थे स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर. इट वाज द हब फॉर साउंडिंग रॉकेट्स, solid propellants etc. It is located at त्रिवेंद्रम. तो साउंडिंग रॉकेट्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एक और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था. स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को पहले कहते थे एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन. इट इज़ लोकेटेड इन अहमदाबाद एंड यहाँ पे जो फोकस है डेवलपमेंट का वो है पेलोड एंड रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर. सो पहला जो साउंडिंग रॉकेट था वो 1963 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से किया गया था, जो कि आपने रॉकेट बॉयज़ के लास्ट कुछ एपिसोड्स में देखा होगा. वो ट्राई करते रहते हैं इसको इरेक्ट करके उसको प्रोपेल करने के लिए. तो साउंडिंग रॉकेट्स होते क्या हैं? दीज आर यूज टू परफॉर्म साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और मेजरमेंट्स ऑफ रीडिंग्स इन द ऑर्बिट ड्यूरिंग लॉन्च. तो दे आर ऑल्सो यूज टू टेस्ट न्यू कॉम्पोनेंट्स फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. इसरो के बारे में यहाँ लिखा है. इसरो जो है ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकोस्पार्क का ही नाम चेंज कर दिया गया 1969 में. इट वाज फॉलोड बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेस कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन 1972. लेटर इसरो बिकम ए पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. तो ये हमारा हम्बल बिगिनिंग्स डिस्कस कर लिया. अब जो हमने जितने भी स्पेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जितने भी हमने सैटेलाइट्स और दूसरे ऑब्जर्वेशनल डिवाइसेस जो स्पेस में या फिर अर्थ के ऑर्बिट में भेजे हैं, उसके बारे में कुछ हिस्ट्री दी हुई है. लेट्स सी दिस. सो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 जो है वो हमारा स्टार्टिंग का लॉन्च व्हीकल था. तो इंडिया सीरीज विथ स्पेस लॉन्च व्हीकल्स बिगेन इन 1970. 18 जुलाई 1980 विद द लॉन्च ऑफ SLV-3. तो 18 जुलाई 1980 को ये SLV-3 लॉन्च किया गया था. इंडिया एंटर्ड एन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ 6 कंट्रीज. उस टाइम पे सिर्फ 6 कंट्रीज होती थी जिनके पास रॉकेट लॉन्च करने की कैपेबिलिटी होती थी. तो SLV-3 क्या था? एक पूरा सॉलिड 4 स्टेज का लॉन्च व्हीकल था. चारों स्टेजेस जो है वो सॉलिड फ्यूल से चलते थे, विच कुड प्लेस द सैटेलाइट इन द लो अर्थ ऑर्बिट. लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये डाला जाता था. बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर उस समय के हिसाब से सिर्फ 6 कंट्रीज कर पाती थी. तो ये कौन कौन सी कंट्रीज थी? रशिया, जो कि उस समय सोवियत यूनियन था. देन USA, जिनका प्रोजेक्ट था जूनो, रशिया ने स्पुतनिक भेजा था. यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अरियाने करके एक प्रोजेक्ट भेजा था. जापान ने लैम्डा भेजा था. चाइना का लॉन्ग मार्च एंड इंडिया ने SLV-3 भेज दिया था. फ्रांस और UK ने भी अलग अलग अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स भेजे थे, पर अब वो यूरोपियन यूनियन के अंडर ही काउंट होते हैं. तो जब उन लोगों ने लॉन्च किया था उस समय अलग थे वो यूरोपियन यूनियन से. तो फ्रांस का जो स्पेस प्रोजेक्ट था उसका नाम डियामांट था एंड UK का जो था उसका ब्लैक एरो था. फिर इंडिया ने ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV की तरफ बढ़े, जो अर्ली 1980s में, मतलब 81, 82, 83, 85 तक में. SLV-3 हैड अ लिमिटेशन ऑफ 40 kgs ही जा पाता था SLV-3 से. So ASLV-3 succeeded in placing higher satellites in their orbit.
भारी सैटेलाइट्स को भी ASLV लेके जा सकता था अप टू द वेट ऑफ 150 किलो। इट वाज आल्सो यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स। स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स टाइप की टेक्नोलॉजीज भी ASLV से आने लगी। फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV जो है वो मतलब कि इसको बोलते हैं, ये इंडिया का सबसे सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल है अभी तक का। तो जो हाई ऑन सक्सेस ऑफ SLV3 एंड ASLV, इंडिया लॉन्च द PSLV प्रोजेक्ट इन मिड 80s मतलब 85-86 के आसपास, विच प्रूव टू बी द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। वर्क हॉर्स मतलब कि सबसे ज़्यादा काम करने वाला यही बना। इसने 50 सक्सेसफुल मिशन से भी ज़्यादा किए हैं। एंड इट established India as the destination of low cost अफोर्डेबल सैटेलाइट लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर इन अरीना ऑफ स्पेस सेक्टर। इंडिया से बहुत सारे नासा के प्रोजेक्ट लॉन्च कराए गए, अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने सैटेलाइट्स भेजे, बिकॉज ये बहुत ही लो कॉस्ट में कर पाते थे हम। तो इट वाज द फर्स्ट रॉकेट हैविंग लिक्विड स्टेजेस। इससे पहले जैसे आपने देखा है कि हमने सारे सॉलिड स्टेजेस यूज़ किए, इसमें हम लोगों ने पहली बार लिक्विड स्टेज यूज़ किया। और फाइनली ये बहुत ही बड़ा मतलब क्या कहते हैं अचीवमेंट था कि हमने GSLV जो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया। तो ये लेटेस्ट रॉकेट है इसरो जो यूज़ करता है। इट इज़ फिटेड विद द इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन्स वो होते हैं जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर से काम करते हैं। एंड इज केपेबल ऑफ कैरिंग हैवियर सैटेलाइट्स इनटू देयर ऑर्बिट। इट इज ए 3 स्टेज रॉकेट विद 4 लिक्विड स्ट्रैप ऑन्स। तो ये 3 स्टेज रॉकेट है जिसमें 4 लिक्विड स्ट्रैप ऑन वो क्या कहते हैं प्रोपेलर्स लगे हुए हैं, साइड में लगे रहते हैं। तो स्ट्रैप ऑन जो है वो खुल के गिर जाते हैं नीचे। आप ये समझ लो कि बस बेल्ट से कुछ बंधा हुआ है। अब आगे जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में, अब तो हमने एजेंसीज के बारे में देख लिया कि हमारी एजेंसी कैसे डेवलप हुई। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के बारे में देख लिया। और अब जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे जो हम सैटेलाइट्स लगा के भेजते हैं उसके बारे में देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो है वो 19 अप्रैल 1975 में भेजा गया, जिसका नाम था आर्यभट्ट। ये सोवियत यूनियन से भिजवाया गया था। After the success of Aryabhatta, we launched 2 Earth observational satellites, namely Bhaskar 1 and Bhaskar 2, जो कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इससे हमें काफ़ी एक्सपीरियंस मिला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के यूज़ एंड ऑपरेशंस के बारे में। फिर उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स तो हमने आर्यभट्ट भास्कर 1 भास्कर 2 भेज दिए। इसके बाद हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भेजे। तो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन जो है हमारा पहला एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम था एप्पल। एप्पल मतलब आरियाने पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। तो एरियानो प्रोजेक्ट तो यूरोपियन यूनियन का था। तो ऑब्वियसली एप्पल जो है हमने यूरोपियन रॉकेट से ही भिजवाया। कहाँ पे गया ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में उस समय हमारे पास कैपेबिलिटी अब जाके आई है, उस समय यूरोपियन यूनियन के पास थी। तो so it is to the credit of founding fathers of space program that Aryabhatta, Bhaskar series satellites and as well as Apple were launched free of cost by the respective countries. तो रशिया ने और यूरोपियन यूनियन ने हमारे ये सैटेलाइट्स फ्री में लॉन्च किए, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट्स थे उस टाइम के फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर स्पेस प्रोग्राम, उनकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी या उनकी जो नॉलेज है इतनी ज़्यादा रिस्पेक्टेड थी कि उन लोगों ने इन एक्सचेंज ऑफ देयर गुडविल हमारे जो ये सैटेलाइट्स थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया अपने प्रोजेक्ट में। आजकल तो हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स दूसरी कंट्रीज़ के लॉन्च करते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो उसमें भी हम अपना गुडविल दिखाते होंगे ज़रूर। तो इसके आगे टेलीविज़न सिग्नल रिले के लिए 2 प्रोजेक्ट्स जिनका नाम है सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट साइट 1975-76 में लॉन्च हुआ, एंड सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट स्टेप 1977-79 में लॉन्च हुआ। ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंटल थे इम्प्रूविंग टेलीविजन सिग्नल रिले टेक्नोलॉजी इन इंडियन स्पेस सेक्टर। आगे देखते हैं हाई थ्रूपुट सैटेलाइट्स कब लॉन्च किए गए थे। तो इनमें से GSAT-11, GSAT-19 एंड GSAT-29, ये 3 जो है GSATs, ये हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो रूरल एरियाज में है उनको बूस्ट करने के लिए ये लॉन्च किए गए थे। दिस हैज़ नॉट ओनली बूस्टेड कनेक्टिविटी
with areas like Northeast India, but also giving a fillip to digital mission इनसेट नाम के जो सैटेलाइट्स थे उन्होंने किया था। तो आगे देखते हैं इनसेट सीरीज के बारे में। तो इनसेट सीरीज जो है, इनका नाम आपने ऑब्वियसली सुना ही होगा। अम, ये 1980s से लॉन्च करना शुरू था। 80s का मिड 80s का मतलब है कि 85 86, एंड वन बी पहला था, फर्स्ट मल्टीपर्पस ऑपरेशनल सैटेलाइट। इट्स फाउंड एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड वेदर फोरकास्टिंग। इन सब कामों के लिए इसको यूज़ किया गया। फिर इसके बाद वन बी के बाद टू सीरीज जो है लॉन्च की गई। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो हैं, इनका जो नाम होता है आईआरएस नाम से करते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और वन ए जो पहला था, पहला नहीं था ये, मतलब कि अच्छा जो पहला लॉन्च किया गया था वो वन ए जो था वो 1988 में लॉन्च हुआ। ये इनका काम होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का कि हाई रेजोल्यूशन इमेज जिस भी डिजायर्ड लोकेशन की है उसकी खींच सकें, एंड फाइंड एप्लीकेशन इन फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, माइन, मिनरल एक्सप्लोरेशन, फॉरेस्ट मैपिंग, ग्राउंड वाटर सर्वे, या फिर दूसरी कंट्रीज पे सर्वेलेंस रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अब नेविक जो है, ये आपने टर्म सुन ही लिया होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। इंडिया हैज बिल्ट इट्स ओन वर्जन ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, जीपीएस की तरह वर्क करता है ये। इट हैज आल्सो बीन अप्रूव्ड फॉर इंटीग्रेशन इनटू मोबाइल फोन्स बाय थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट कॉल्ड 3GPP। तो ये जैसे हमारे मोबाइल फोन्स में ग्लोनास और जीपीएस फैसिलिटीज आती हैं, क्या बोलते हैं, पोजीशन ग्लोबल पोजीशनिंग के लिए या नेविगेशन और लोकेशन सेंसिंग के लिए, उसी तरीके से हमारा नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नेविक जो है वो भी वर्क करता है। इसके बाद हमने जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया नेविक के बाद। तो गगन क्या है? गगन एक्सटेंड्स नेविक टू प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्किल सर्विसेज फॉर सिविल एविएशन पर्पस। तो पहले तो हमारा जनरल पर्पस के लिए था, अब ये हमारा सिविल एविएशन पर्पस, बेटर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ओवर द इंडियन एयर स्पेस, इसके लिए गगन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था। आगे क्या होने वाला है? इंडिया जो है वो आगे जाके ह्यूमन को स्पेस में भेजेगा। ये हमारा क्या बोलते हैं, एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, 2024 तक हमें करना है, और इसका नाम है गगनयान मिशन। फॉर दिस इसरो हैज सक्सेसफुली टेस्टेड क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट, केयर बोलते हैं इसको, क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट, टू ब्रिंग द एस्ट्रोनॉट सेफली बैक टू अर्थ। इसके अलावा क्या है, इसरो ने मिशन प्लान किए, चंद्रयान टू, आदित्य L1 मिशन, मिशन टू वीनस। तो ये जो इसरो के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं। पार्टनरशिप प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या क्या किए इसरो ने, तो हाई कंपटीशन है इसमें, बिकॉज बहुत सारी बड़ी कंपनीज इस सेक्टर में आ रही हैं। इलॉन मस्क की स्पेस एक्स है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ स्पेस टूरिज्म, ये बहुत अच्छा काम कर रही है और सैटेलाइट भी लॉन्च कर रही है, बहुत कम प्राइस में कर रही है। तो अब जो लोग हैं उन लोगों को इसरो का अल्टरनेटिव मिल गया है स्पेस स्पेस एक्स के अंदर। तो इस कट थ्रोट कंपटीशन से फाइट करने के लिए इंडिया को अपनी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना होगा बाय अलाइनिंग क्लोजली विद द नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटीज। नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटीज से हेल्प लेनी पड़ेगी हमारे प्राइस को और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। तो इसमें हम लोग नॉन कोर सर्विसेज को कमर्शलाइज कर रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया है टू आउटसोर्स इट्स लॉन्च सर्विसेज एज वेल एज टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। जो सैटेलाइट लॉन्च करने की सर्विस है और टेली कम्युनिकेशन की सर्विस है, उसको आउटसोर्स करें, सो दैट इसरो जो है वो अपना फोकस जो है वो फास्टर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में और रिसर्च में लगा सके। तो अंडर दिस इट हैज एस्टेब्लिश्ड NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये क्या करेगी, ये मैनेज करेगी स्पेस एक्टिविटीज इन द कंट्री, डीलिंग विद टेलीकम्युनिकेशन सर्विस एंड लॉन्च सर्विसेज। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इन स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर टू गेन एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। मतलब कि हमारे यहाँ बहुत सारे यंग एंथुजियास्टिक लोग हैं जिनको स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ाई अच्छे से करानी चाहिए, ताकि हम लोग और भी बेहतर साइंटिस्ट को डेवलप कर सकें।
A start has been made by establishing Indian Institute of Space Science Technology (IIST) at Thiruvananthapuram in 2007. तो ये हो गया हमारा पूरा स्पेस का इंडिया का बैकग्राउंड। तो इंडिया एज अ स्पेस पावर का इससे हमें काफ़ी हद तक नॉलेज मिल चुकी है। इंडिया जो है सिक्स कंट्री क्लब में बिलोंग करता है, जिसके पास रॉकेट लॉन्च करने की फैसिलिटी है, और हमने काफ़ी सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। कंक्लूजन ये है कि इंडिया हैज टेकन impressive stride in space technology sector while maintaining a stellar record in cooperation with the global community. Yeah, it is pertinent to mention that ISRO has achieved this unique feat while maintaining cost effectiveness of its mission. नासा वासा बड़े मजाक उड़ाते हैं इसरो का, जैसे कि एक कार्टून आया था कि भैंसा लेके रॉकेट उड़ाने चले आए गाय लेके, वो उस क्लब में ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन भले ही लोग इतना भी मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन अंदर से वो इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं कि इतने कम कॉस्ट में और इतने सक्सेसफुली कैसे मिशंस कर रहे हैं, बहुत ही कम फेलियर्स के साथ। तो गोइंग फॉरवर्ड इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंटिन्यूइंग विद द हिस्टोरिक ट्रेडिशन द डेवलपमेंट इन स्पेस सेक्टर इन इंडिया विल बी गियर टुवर्ड सॉल्विंग द सोसाइटल प्रॉब्लम्स। तो ये देखते हैं कैसे होगा, सोसाइटल प्रॉब्लम्स हमारे जो स्पेस प्रोग्राम है उससे कैसे सॉल्व हो सकती हैं। plaguing Indian socio-economic scenes. This will help the space sector garner multilateral support from all the sections of the country. तो जैसा कि आपने अभी वो उस मूवी में देखा होगा कि विक्रम साराभाई और होमी या जहांगीर बाबा को सपोर्ट पाने के लिए अपने प्रपोजल्स जितने भी थे उनको डिफेंस से रिलेट करना पड़ता था कि ये टेक्नोलॉजी अगर हम डेवलप करते हैं तो डिफेंस में हेल्प करेगा। उसी तरीके से और भी ज़्यादा इसके लिए लोगों का क्या कहते हैं सपोर्ट जुटाने के लिए ऐसी चीज़ों से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा जो कि शॉर्ट टर्म गेन दे सकें, जिनसे लोगों को इंस्टेंटली अच्छा लगे कि हाँ इससे कुछ ऐसा भी फायदा हो रहा है जो कि बाद में जाके नहीं मिलेगा। अभी स्पेस एक्सप्लोरेशन से तुरंत तो हमें कुछ फायदा नहीं मिल रहा, लॉन्ग टर्म फायदा जरूर होगा, लेकिन लोगों को कुछ ऐसी भी चीज़ें चाहिए जैसे कुछ सोसाइटल प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व कर सकें, वेदर फोरकास्टिंग कर सकें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकें जो कि इंस्टेंटली बेनिफिट दे सके, तभी इसका सपोर्ट मिलेगा। ऐसे कोई भी नहीं करना चाहता कि आज इन्वेस्टमेंट करें और 500 साल के बाद उसका रिटर्न मिले, बिकॉज सभी चाहते हैं कि उनकी लिविंग टाइम लाइन में ही उनको उसका रिटर्न मिल जाए। तो ऐसी चीज़ों से हमें अपने प्रोजेक्ट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक पे यूपीएससी ने पीछे क्या क्वेश्चन पूछे हैं ये भी नेक्स्ट आईएएस की टीम ने यहाँ पे दिया है, पढ़ देता हूँ एक बार। व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम, ये 2019 में आया था। India has achieved remarkable success in unmanned space missions, including Chandrayaan Mars orbiter mission, but has not ventured into manned space missions, both in terms of technology and logistics. Explain critically, criticize करना है। Discuss India's achievement in its field of space science and technology, how the application of this technology has helped India in its socio-economic development. तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पॉइंट है ये पूछ चुका है यूपीएससी। तो इस पे हमें स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्पेस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है। इंडिया का जो मैंड मिशन है उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए कि मैंड मिशन के बारे में हम क्या कर रहे हैं, आगे हमारे क्या प्लान्स रहेंगे। एंड अपना स्पेस स्टेशन तो फिजिबल नहीं है अभी, बिकॉज वी आर ए पार्टनर इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एंड वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि उसके बारे में पढ़ लें इंडिया कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्रैक्टिस क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, इलाबोरेट द जर्नी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पेस ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया अगेन, एंड ऑल्सो डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजनाइजेशन ऑफ क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हम जीएसएलवी अपने जो है वो क्रायोजेनिक इंजन की मदद से बना पाए हैं इतने हायर ऑर्बिट में सेटेलाइट्स को भेजने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना चाहिए। अब आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इंडियन आर्म फोर्सेस। तो हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, रोमांचक, मजा आएगा इसके बारे में पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन आर्म फोर्सेस हमारे सिलेबस में कहाँ लाई करते हैं, तो रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, तो यहाँ पे है। और जीएस 3 का अगला टॉपिक है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 9 डैश लाइन लिंक टू आरएसटीवी इंडिया विजन फॉर इंडो पैसिफिक 12 दिसंबर 2020। ये कुछ आई थिंक कॉपी पेस्ट इश्यू है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग जो फेज 1 है, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू 1962
क्या क्या हुआ उस चक्र काल में, और उससे हमने क्या क्या सीखा। तो इंडियन आर्मी के पर्सपेक्टिव से ये हम देखने जा रहे हैं। चेंजिंग द माइंडसेट हमारा पहला टॉपिक है। विद द एडवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया सॉ द विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री फोर्सेस फ्रॉम द officers from the top post of Indian Army. This led to an exposure of relatively young and inexperienced officers who were native to India. Also, from an army fighting the world wars, Indian Army saw a change in its preliminary targets, with the new threat being फेस्ड ऑन द फ्रंटियर्स। तो माइंडसेट इस तरीके से चेंज हुआ कि जो एक्सपीरियंस ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स थे टॉप से, उनको हटा के हमारे इंडियन टॉप ऑफिशियल्स डाल दिए गए, जिनको एक्सपोजर थोड़ा कम था, एक्सपीरियंस कम था। तो थोड़ा उनको भी टाइम लगने वाला था उस लेवल तक आने के लिए। और दूसरी बात कि अभी तक जो इंडियन आर्मी थी वो वर्ल्ड वॉर्स फाइट कर रही थी, तो जवानों को भी वो सब फाइट करने की और टैक्टिकली उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस था। अभी जो फ्रंटियर वॉर है उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, और उसकी हमें नई स्ट्रेटेजीज बनानी थी। सो 1947 से 1948 में कश्मीर वॉर जो है हमारा पार्टीशन के साथ ही स्टार्ट हो गया था। सो द bitterness of partition was further aggravated by Pakistan's inexplicable act of sending raiders across the boundary with an intention of capturing the Indian state of Jammu and Kashmir. This was handled proficiently by the Indian Army, while the leadership played its card deftly by मेकिंग राजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करते ही इंडियन आर्मी एक्टिव हो गई थी। हाउएवर 1960, ये तो कश्मीर का हो गया। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है इंडिया चाइना और 1962। सो इंडिया फेस्ड ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट विद चाइनीज अटैक। हमारा और चाइना का बहुत ही अच्छा हिंदी चीनी भाई भाई वाला रिलेशनशिप चल रहा था, बट 1962 में वो ट्रस्ट हमारा ब्रेक हो गया। ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, दिस फॉलोड ए लॉन्ग diplomatic exchange, which slowly turned from an atmosphere of camaraderie to relative bitter outcome. PM Nehru's personal energy invested into the relationship with China saw him overlook the threat from north, and was ultimately too overwhelming for him, as was visible in his fast deteriorating health. तो नेहरू जी ने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में, और उस पे ट्रस्ट करते हुए उन्होंने नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे उतना ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से चाइना ने अपनी फितरत दिखाई और धोखा दे दिया इंडिया को, लड़ाई कर ली हमारे साथ। और इसकी वजह से नेहरू जी बहुत दुखी हो गए और उनकी हेल्थ खराब हो गई। तो इसके बाद बजटरी कट्स हुए। द डिबेकल ऑफ 1962 वॉर can be attributed majorly to Indian complacency and belief in goodwill generation at the expense of pragmatic principles of warfare। तो मतलब कि pragmatic principles यही होते हैं कि हमें हर जगह सोच समझ करना चाहिए, किसी के ऊपर भी मिलिटरीली तो इतना निर्भर नहीं होना चाहिए। Indian army was not prepared to fight the war because of the budgetary cuts inflicted upon it in the last decade. Structural and doctrinal issues. Apart from the budgetary cuts, Indian Army also saw a loss of morale due to the frequent interference with the chain of command at highest level. बहुत ही ज़्यादा रेड था। At the same time, the leadership failed to convey the threat being faced from China. On the contrary, the contemporary defense minister actually downplayed the threat, emphasizing upon the diplomatic exchange being undertaken between the two heads of the nations। तो लोगों ने काफ़ी डाउन प्ले किया थ्रेट ऑफ चाइना को, बजट्स भी कट किए गए थे इंडियन आर्मी के, और जो हाईएस्ट लेवल पे जो चेन ऑफ कमांड था बहुत ज़्यादा रेक्टिपिज्म था वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे इश्यूज थे, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी अपनी फुल कैपेसिटी में परफॉर्म नहीं कर पाई। और 1962 से 1988 का जो फेज़ है ये हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फेज़ है, रीबिल्डिंग ऑफ द इंडियन आर्मी फेज़ है। So the period after 1962 war saw a major course correction in Indian military, with major structural and doctrinal shifts undertaken to strengthen the forces. Firstly, the size of the army was increased from 5.5 lakh troops to 8.25 lakh troops. At that same time, the budgets were increased to modernize the forces and help them counter the threat from modern equipment used by the Chinese. तो ये हमेशा इंडिया का कर्ज रहा है कि हम हमेशा इक्विपमेंट बाहर से मंगाते हैं, और वो एक ना एक टाइम पे तो आउटडेट हो ही जाएंगे, और फिर बाहर से आप नए खरीद के लाओगे, कब तक ऐसे चलता रहेगा। दोस्तों, हमें नए अपने सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च पे ध्यान देने की ज़रूरत है।
इंटीग्रेशन ऑफ फोर्सेस भी हुआ. द लेसन्स लर्नड इन द 1962 वॉर वर अप्लाई टू द फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स एज इंडियन आर्म एयर फोर्सेस वर प्रेस्ड अर्ली इनटू एक्शन टू गेन टेक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इन द बैटल फॉर सुप्रीमेसी. तो पाकिस्तान फेल्ड अटेम्प्ट इन 1965 के बारे में इसके बाद पढ़ते हैं. इन द मिस्टेकन बिलीव दैट इंडियन आर्मी इज वल्नरेबल ड्यू टू द लॉस इन द 1962 वॉर एंड द लीडरशिप गैप ड्यू टू द लॉस ऑफ पीएम नेहरू, पाकिस्तान एम्बार्क्ड ऑन अ मिस एडवेंचर अक्रॉस द डेजर्ट ऑफ द राजस्थान. आगे घुस के ये सोच के कि हमें मार देंगे क्योंकि चाइना से हम हार कर मायूस होकर बैठे हुए हैं. So it was countered to the fullest extent by the Indian military, and this time the Indian Air Force being the force multiplier, Indian Air Force का सही यूज किया गया और जिसकी वजह से हमने इनको वापस भगा दिया. अब 1971 का जो कहानी है वो यहाँ पे है. पाकिस्तान जिनोसाइड इन इट्स ईस्टर्न टेरिटरी Bangladesh led to the uprising in the area along with almost 10 million refugees fleeing to India for protection. This led to the war between Pakistan and India, with India being supported by Mukti Vahini of Bangladeshi people. Apart from this, the highlights of the war was India's impressive management of its various sectors. तो कहानी तो यही है कि इंडिया ने वॉर स्टार्ट ही नहीं करी थी. इंडिया तो बस वेट कर रहा था और पाकिस्तान ने पहले ही वेस्टर्न फ्रंट पे हमला कर दिया. तो वेस्टर्न सेक्टर पढ़ लेते हैं. इट वाज मैनेज्ड इन एन ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रेटजी बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस वेयर नो टेरिटोरियल गेम वाज इंटेंडेड. हमें पाकिस्तान के टेरिटरी पे कब्जा करने की कोई लालसा नहीं थी. एंड फोकस रिमेन्ड ऑन कर्बिंग एडवांसेस ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री. मेन जो काम था हमारा वो ईस्टर्न सेक्टर में था. नॉर्दर्न सेक्टर maintained a strict vigil across the northern border in anticipation of a two-front war being prepared for a Chinese excursion into Indian territory. तो चाइना के लिए भी हमने नॉर्दर्न साइड से नजर रखी हुई थी. ईस्टर्न सेक्टर इंडियन आर्म फोर्सेस एडवांस्ड रैपिडली इनटू द मेनलैंड ऑफ बांग्लादेश with lightning warfare to neutralize the threat posed by Pakistan's army stronghold in the area, leading to the capture of 90,000 prisoners of war. So, Eastern जो टेरिटरी है उसमें हमने छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तान के. अदर इशूज. As the successor to British India, India assumed the responsibility to act as the net security provider in the Indian Ocean region. जो पहले ब्रिटिश काम करते थे वो हम करने लगे. This led to Indian intervention in multiple arenas, including the Indian peacekeeping mission in Sri Lanka under the name of Indian Peacekeeping Force (IPKF), failed adventure, as well as Indian action under Operation Cactus to counter an attempt coup by mercenaries in Maldives. ग्लोबल इश्यूज में कहाँ कहाँ पे एक्टिव रहे हैं. इंडिया फेस मल्टीपल चैलेंजेस ड्यू टू शिफ्टिंग अलाइनमेंट इन द ग्लोबल अरीना एंड नीड फॉर constant rebalancing of relationship between different entities. This included China-US rapprochement of 1972 and the oil crisis, apart from the US withdrawal from Vietnam and Iran-Iraq war in 1980. चलिए आगे देखते हैं. चेंजिंग स्ट्रेटजीज 1988 से 2014 में हमने कैसे अपने आप को मॉडर्नाइज किया है इसके बारे में पढ़ते हैं. चाइनीज चैलेंज पहले भी था अभी भी है. इसके लिए हमने अपग्रेडेशन किया चाइनीज टेक्नोलॉजी से बचने के लिए, as well as wave of Chinese equipment upgradation sourced from the US. For example, Sikorsky helicopters for mountain warfare. This was visible in India's handling of Samdorang Chu incursion by PLA army. ठीक है. Internal challenges. India saw an increase in insurgencies in the interior of the country. उल्फा है, फिर से हमारे बहुत सारे नक्सलाइट भाई लोग हैं. So these included insurgencies by terrorist organizations like Ulfa in the northeast, as well as separatist forces in Punjab under the name of pro-Khalistan fighters. Kashmir insurgencies. After failing to dent India's defense on the battlefield, Pakistan started micro-warfare by inciting insurgencies in the state of Jammu and Kashmir. This led to this was stated explicitly by Pakistani journals as the strategy of bleeding India with 1,000 cuts. तो ये रिकॉर्ड में है कि कैसे कश्मीरी लोगों के मन में ये सेपरेटिज्म की भावना भड़काकर माइक्रो वारफेयर कर इंडिया को 1,000 कट से ब्लीड करने की स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान की. दिस इंसर्जेंसीज कंटिन्यूज टू क्लेम लाइव्स इन वैली ऑन बोथ साइड्स.
Kashmir, internal challenge, China challenge, people-centric approach. Indian Army has embarked upon a mission to win the hearts and minds of the people in the valley of following a people-centric approach. This has led to rise in number of casualties on the sides of the Indian Army. तो इंडियन आर्मी के साइड बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई इस अप्रोच की वजह से बट ऑल्सो हैज़ क्रिएटेड एन एटमोसफियर ऑफ ट्रस्ट इन द माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ द वैली ऑल्दो इट विल टेक सम मोर टाइम फॉर सिचुएशन टू बिकम आइडियल। कारगिल वॉर के बारे में दिया हुआ है 1990 में। आई थिंक आप लोगों ने सबने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा इसके बारे में, और एक बार फिर से पंजाब पाकिस्तान ट्रेचरसली ऑक्युपाइड द पिक्स इन कारगिल। क्या होता है कि सर्दियों में लोग कारगिल पीक से दोनों साइड से नीचे उतर जाते थे, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार सर्दी में पहले पहुंचकर इंडियन जो पोस्ट थे वहां पे कब्जा कर लिया और जो उनका ट्रस्ट एग्रीमेंट था उसको ब्रेक कर दिया। तो इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयर फोर्सेस कोऑर्डिनेटेड इन ब्रिलियंट काउंटर एक्शन टू रीऑक्युपाई द स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पीक्स डिस्पाइट adhering to the India's commitment of never crossing the LOC at any point of time। तो सब कुछ अपने धर्म को ध्यान में रखते हुए हमने युद्ध किया और उसमें जीते। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, द कारगिल वॉर एंड कारगिल की जो लड़ाई थी और मुंबई अटैक 2008 लेड टू रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन डिफेंस आर्किटेक्चर टू प्रिवेंट रीअकरेंस ऑफ सच इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स ना हो इसके लिए हमने दोबारा से अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज किया। इट लेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, creation of National Technical Research Organization and establishment of theater commands for better integration of three armed forces. Also, the Indian Navy, Indian Coast Guards were given more resources and more power to act in coordination with the state police forces to strengthen maritime security architecture. तो ये कुछ चेंजेस किए गए आफ्टर कारगिल वॉर एज वेल एज द 2008 मुंबई अटैक्स। तो इसके बाद देखते हैं 2014 से अभी जो मोदी जी का एरा है उसमें क्या हुआ है। ये कह रहे हैं ये लोग एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, तो इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच ली गई है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव सीन ए प्रोनाउंस शिफ्ट इन द टैक्टिकल वारफेयर इन रिसेंट टाइम्स। उरी में अटैक हुआ जिसके बाद saw a surgical attack take place in the Pakistan territory. Also, Pulwama terrorist attack हुआ जिसमें retaliation in the form of Balakot air strike by Indian Air Force हुआ, destroying the terrorist launch pads in the border areas of Pakistan as well as the air-to-air combat between the two air forces. Thus, India called out Pakistan lie of using nuclear weapons at the first indication from India। वो लोग बोल रहे थे कि इंडिया जैसे ही पहली बार अगर अटैक करेगा तो हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, लेकिन इंडिया ने उनकी टेरिटरी में जाके बम भी गिरा के आए, एयर टू एयर कॉम्बैट भी किया, और उनकी जो भभकी थी कि हम अटैक करेंगे नहीं कर पाए, हिम्मत ही नहीं हुई। नेक्स्ट है एनहांसमेंट ऑफ डिफेंस बजट। तो recent times have seen an enhancement of the budget of tri-services, especially Indian Navy and Coast Guard, to make them capable of sniffing out any possibility of Mumbai-style terror attack. At the same time, they have been entrusted with more responsibilities like clamping down on sea piracy के लिए भी जो हमारे कोस्ट गार्ड हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, एंड स्मगलिंग ऑफ इलीगल आर्म्स को भी रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब चाइना थ्रेट के बारे में और भी है जो सी से रिलेटेड दिया हुआ है यहाँ पे। China's growing presence in the Indian Ocean, especially at the ports like Hambantota, श्रीलंका में है, ग्वादार, ईरान, has given many sleepless nights to the security experts in India. This has promoted Indian Navy to undertake expansion at war footing, including induction of new aircraft carriers, एक ही आया था विक्रमादित्य, as well as nuclear powered submarines। तो ये चीज़ें अभी हम कर रहे हैं, डील हुई है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए। आई थिंक फ्रांस दे रहा है। तो स्टैंडिंग अप टू द चाइनाज बॉर्डर्स वायलेशन, तो चाइनीज़ लोग काफ़ी टाइम से हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे फिर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। जब भी उनको लगता है कि इंडिया कुछ अच्छा करने जा रहा है, अपनी पावर बढ़ा रहा है, तो वो एक बार धमका देते हैं वहाँ पे आके। So, though China has always been an expansionist regime, but recent times have seen frequent violation by China into neighbors' territories, be it claiming the territories as per Nine Dash Line in the Pacific Ocean or incursion into the Indian territory. India has been resolute and firm in the face of Chinese pressure in the eastern Ladakh region as well as the Chumbi Valley area near the Bhutan border. So, conclusion क्या है इसका? दिस इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक। ये जितना इसमें दिया हुआ है बहुत ही कम है। मिलिट्री डिफेंस के बारे में पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट
द मोर यू नो इट्स बेटर। याद रखने की मेन चीज़ होती है। ये तो कहानियाँ तो बहुत लोग अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं। India has seen evolution of its military doctrine in response to the changing alignments in its border areas as well as the global arena. However, it is important to understand that it is critical to ensure that its armed forces remain in a state of alertness to counter any threat from the neighboring countries. तो हमारे पास चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन हमें अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को इतना मजबूत रखना है कि किसी भी अटैक को नेबर से आने पर हम उसको काउंटर कर सकें। दिस इज स्पेशली ट्रू एज वी लिव इन ए टफ नेबरहुड एंड हैव a responsibility of being a net security provider to the small states of Indian Ocean region। तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए हमें अपने आप को मजबूत रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं अपनी जो साइज़ ऑफ द इंडियन आर्मी है, या फिर जो हम आर्म्स बनाते हैं, खरीदते हैं, उन सब चीज़ों को इस पॉइंट को देख के जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं हमारे रीजन में। टेरिटोरियल इंस्टेबिलिटी है और टेररिस्ट थ्रेट्स हैं, इंसर्जेंसी थ्रेट्स हैं, प्लस जो हमारे स्मॉल प्लेयर्स हैं इन द इंडियन ओशन, उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा मिलिटराइजेशन एंड आर्म्स रखना ज़रूरी है। तो पीछे जो इसमें यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये देख लेते हैं एक बार। द टर्म हॉट परस्यूट और सर्जिकल स्ट्राइक्स आर ऑफन यूज्ड इन कनेक्शन विद आर्म फोर्स एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक्स। डिस्कस द स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट ऑफ सच एक्शंस। तो ये आपको बताना पड़ेगा। बताया 2016 में क्वेश्चन आया था। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स constantly highlight the view that the Armed Forces Special Power Act (ASPA) is a draconian act leading to the cases of human right abuses by the security forces। तो ASPA और ह्यूमन राइट्स में हमेशा लड़ाई होगी। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे तो पूछ रहे हैं कि क्रिटिकली इवेलुएट द रिक्वायरमेंट विथ रेफरेंस टू द व्यू हेल्ड बाय एपेक्स कोर्ट। तो कोर्ट का क्या व्यू है ASPA पे, और क्रिटिकली इवेलुएट करना है कि ऐसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे जस्टिफाइड है, कहाँ कहाँ पे नहीं। कंसिडरिंग द थ्रेट साइबर स्पेस पोसेस फॉर द कंट्री, साइबर स्पेस पोसेस फॉर द कंट्री, इंडिया नीड्स ए डिजिटल आर्म फोर्स टू प्रिवेंट क्राइम्स। सो साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल आर्म फोर्स की बात हो रही है। क्रिटिकली इवेल्युएट द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, इसके बारे में आउटलाइनिंग द चैलेंजेस परसीव्ड इन इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है तीनों, दिमाग लगाइए, आंसर बनाइए। अगला जो है क्वेश्चन है, एसेस द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस इन सेफगार्डिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री कंसिडरिंग इट्स लोकेशन इन ए टफ नेबरहुड। तो ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को पता होना चाहिए कि इंडिया के एक्सटर्नल इंटरनल चैलेंजेस क्या क्या हैं, एंड जो कि इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री जो है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारा टफ नेबरहुड है उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3 आउट ऑफ 4 इज ग्लोबल एग्रीकल्चरल पावर हाउस। तो ये किस किस सिलेबस से किस किस पार्ट में आता है, तो GS3 से ही हैं तीनों इश्यूज जो इसमें कवर हो रहे हैं। मेजर क्रॉपिंग patterns in various parts of the country, issues related to direct and indirect farm subsidies of food processing and related industries in India। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता क्या है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज ए प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर विच द गवर्नमेंट एंड द RBI डिसाइड द टारगेट ऑफ लैंडिंग टू particular sectors as a percentage of total lending by the banking sectors institutes in the India। At present, priority sector lending must be equivalent to at least 40% of the total credit lent by scheduled commercial banks, and within PSL, agricultural sector must account for 18% of the lending of the total credit of bank। तो सिंपल सी बात है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब गवर्नमेंट एंड RBI ने डिसाइड किया है कि इन इन सेक्टर्स में बैंक्स को पैसे लोन पे देने ही देने हैं, और कितने परसेंट होना चाहिए आपके टोटल लैंडिंग का। तो मान लो कि एक बैंक अगर 100% लैंडिंग कर रहा है, तो उसमें से 40% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर को लैंड होना चाहिए। तो ये 40% जो है वो कमर्शियल शेड्यूल बैंक के लिए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए है। तो इनमें से भी जो 40% है, उनमें से 18% जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर को लोन मिलना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं।
अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक फैसिलिटीज इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, ये पहला हमारा टॉपिक है, जल्दी से देख लेते हैं। 1871 में ब्रिटिश एरा में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इन द इंडिया। Despite the stated intention of introducing scientific development in agriculture, the establishment was focused on improving the production of cash crops like cotton, as stated. तो सिंपल सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन पर्पस था कैश क्रॉप्स को उगाना और यहाँ से लेके जाना, लाइक कॉटन। तो वो चाहते, वो उनका कहना तो यही था कि साइंटिफिक डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर के लिए बना हुआ, लेकिन इसका जो मेन फोकस था वो इस पे था, प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स। दूसरा है 1889 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल laboratory was established in Pune. It was later evolved into Indian Veterinary Research Institute, headquarters in Ijatnagar, Bareilly, UP. So next is 1905 में Imperial Agricultural Research Institute was established in Pusa, Samastipur, Bihar. It later became Indian Agricultural Research Institute in New Delhi. शिफ्ट हो रहे हैं ये एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से एक जगह से दूसरी जगह। 1923 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग बैंगलोर में बना, जिसको लेटर कन्वर्ट कर दिया गया नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा। 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वाज सेटअप। Imperial Council of Agricultural Research. It was later renamed Indian Council of Agricultural Research. It was recommended to be set up by Royal Commission of Agriculture in 1926. फिर राइस रिसर्च स्टेशन बना था 1911 में। 1912 में शुगर क्रेन ब्रीडिंग स्टेशन बना था कोयम्बटूर में, जिसको बाद में नाम दे दिया गया शुगर क्रेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। 1921 committee to conduct research in cotton was constituted. It led to improvement in the quality of cotton fiber. Similar such committees were constituted to improve the quality of sugarcane, jute, coconut, lakh, spices, oilseed, areca nut and cashew nut. रिसर्च इन कॉटन कमेटी बनी थी। कॉटन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च लैबोरेटरी बॉम्बे में बनी थी। फिर इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनी रांची में। जूट एग्रीकल्चरल रिसर्च लैबोरेटरी बनी ढाका में, एंड उसको बाद में इंडिया में ले आया गया कोलकाता में 1947 में। देन सेंट्रल रिसर्च स्टेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन कयान कोलम एंड कासरगोड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में। इंडियन टोबैको रिसर्च स्टेशन जो कि राजमुंदरी, आंध्रा। ओके, अब इसके आगे इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन इन इंडिया के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। 1868 में फर्स्ट एग्रीकल्चरल स्कूल बनाया गया साइदापेट, चेन्नई में। इन 1906 इट वाज मूव्ड फ्रॉम चेन्नई टू कोयम्बटूर। साइदापेट में बना था फर्स्ट एग्रीकल्चरल स्कूल 1868। और यहाँ पे हमने 1871 में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर, तो एजुकेशन उससे पहले स्टार्ट हो गया। फिर है 1907 में डिपार्टमेंट फॉर टीचिंग एग्रीकल्चर वाज सेपरेटेड फ्रॉम द कॉलेज ऑफ साइंस एट पुणे एंड वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ सेपरेट कॉलेज। तो कॉलेज ऑफ साइंस में पुणे से एग्रीकल्चरल टीचिंग को हटा के अलग कॉलेज बना दिया गया 1907 में। याद होगा ना, 1907 में शायद सूरत सेशन भी हुआ था कांग्रेस का। और फिर उसके बाद 1901 से 1905 एग्रीकल्चरल कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश्ड इन कानपुर, सबौर, नागपुर एंड लाइलपुर, लियालपुर, पाकिस्तान। एग्रीकल्चर कॉलेजेस बने बहुत सारे, इससे पहले ही ये हो चुका था, मतलब ये पहले आना चाहिए था इसके। एग्रीकल्चर कॉलेजेस 91 से 1905 में बने। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हटा दिया गया कॉलेज ऑफ पुणे से, साइंस पुणे से। नेक्स्ट देखते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय एग्रीकल्चर, बहुत ही ज़्यादा। तो रिकरेंट फेमाइंस, सूखा पड़ता था इंडिया में बहुत ज़्यादा। आफ्टर द एडवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस द सिचुएशन कंसर्निंग द एबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन कंट्री वाज अलार्मिंग। बहुत सारे लोग बंगाल फेमाइन में मर चुके थे। द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज ओनली अबाउट 50 मिलियन टन्स। 50 मिलियन टन्स। This was not enough to feed the vast population of 35 crore. Therefore, the majority of population did not have access to adequate quality of food grains. तो ये जिसके लिए पूरी तरह से ब्रिटिश ही जिम्मेदार थे। इतनी बड़ी कंट्री जो कि इतनी अच्छे एग्रीकल्चरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बन सकती थी, उनको कैश क्रॉप उगाने के लिए भूखे भूखे मारना हम लोगों ने सही समझा।
लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल एरिया टू पाकिस्तान, बहुत सारा एग्रीकल्चरल एरिया ऑब्वियसली पाकिस्तान में चला गया, पंजाब वाला एरिया। द सिचुएशन वाज कंपाउंडेड बाय लॉस ऑफ मेजर चंक्स ऑफ एग्रीकल्चरल productive areas to Pakistan due to partition. While the West Pakistan could boast of highly fertile areas fed by the Indus River system, the Eastern Pakistan was irrigated by both Ganga and Brahmaputra river systems. बांग्लादेश जिसको बोलते थे हैं अब, and had highly fertile areas producing food grains as well as commercial crop like jute. तो दोनों ही जो हमारे बाजू थे, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, दोनों ही हमसे अलग कर लिए गए थे। बहुत ही उपजाऊ जमीन है दोनों ही जगहों पे। रेन फेड इरिगेशन, ऑब्वियसली इंडिया में कुछ जगहों को अगर छोड़ दिया जाए, पूरा मेन लैंड वॉज नॉट एडिक्वेटली फेड बाई पेरेनियल रिवर्स, रिवर्स नहीं थे हर जगह पे, एज वाज फॉर पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में तो हर जगह नदी है। इनफैक्ट मैनी एरियाज बोर द डबल ब्रंट ऑफ एब्सेंस ऑफ इरिगेशन एज वेल एज फ्रीक्वेंट फ्लड्स। बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पे बाढ़ आती थी और इरिगेशन भी नहीं था, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द रिवर्स। मेजॉरिटी ऑफ एरियाज वाज डिपेंडेंट ऑन द मानसून, जो कि अभी भी होता है, एंड वाज प्लंज्ड इनटू ए सिचुएशन ऑफ फेमाइन। सो इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स कैसे हमने किया अपने उसको चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए। India was forced to import food grain from foreign countries like PL 480 scheme of United States. However, such imports were not immune from diplomatic machinations of East-West rivalry being propagated under the banner of communist and capitalist nations. India witnessed the pitfall of such imports when US stopped the supply of food grains during the India-Pakistan War. India-Pakistan War के टाइम पे फूड ग्रेन्स बंद कर दिए गए थे यूएस के द्वारा। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम अपनी सेल्फ सफिशिएंसी करेंगे। Absence of scientific temper. So this is a very big problem for India. The development of scientific facilities in British era was outrageously slow. Even the development which happened was majorly directed to the benefit of British trading community through the increase in the production of raw materials, which was critical to British manufacturing industry. वो रॉ मटेरियल बनाना चाहते थे अपनी इंडस्ट्री के लिए, इसलिए कैश क्रॉप्स उगवाते थे। इट हैड नो कनेक्शंस व्हाटसोएवर टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स व्हिच इंडिया desperately wanted at that time. तो लोग मर रहे हैं तो मरने दो, लेकिन हमारी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल्स कम नहीं होने चाहिए, ये था ब्रिटिश का अप्रोच। तो माइलस्टोन्स इन एग्रीकल्चर, हमने कैसे अपने आप को वापस अपने पैरों पे खड़ा किया एग्रीकल्चर की फील्ड में। सबसे पहला हम ग्रीन रिवॉल्यूशन देखते हैं। द लेसन लर्नड इन द फर्स्ट 2 decades of the independent led India to invest in increasing the yield and productivity of the agricultural products. This was critical because the fast increasing population dependence of agriculture on the monsoon was, as stated above, to pursue the independent foreign policy as a member of the third world. um, तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए और दूसरों के इकोनॉमिक प्रेशर में ना रहने के, अपने आप को ऑपरेट करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था कि हम लोग अपने फूड ग्रेन्स खुद ही उगाएं। नहीं तो यूएस बोलेगा कि पाकिस्तान से लड़ोगे तो खाना नहीं दूंगा, फिर तो इंडिया को सबकी बात माननी पड़ेगी, अपने खाने के लिए तो पहले इंतजाम कर ले हम। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है हमारा, उसमें हमने स्टार्टेड ऑफ विथ इन्वेस्टिंग इन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एज वेल एज लैंड रिफॉर्म्स विद एलोकेशन ऑफ लैंड टाइटल्स टू एक्चुअल टिलर्स ऑफ द लैंड। असली जो काम करने वाले थे उनको लैंड एलोकेट करा। Apart from provisions of finance to agricultural cooperatives, it worked only to a limited extent as food grains production did increase to 70 million tons in 1956-57, but it was well short of the requirement of ever-growing population. इससे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर दूसरे और तीसरे 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया, looking at the need for growth of economy as well as leadership belief in trickle down theory. Similarly, it was only the occurrence of famine, मतलब कि जब भुखमरी आई, सूखा पड़ा, और जब PL 480 जो यूएस देता था वो बंद हो गया, फिर इंडिया ने कमिट किया ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन almost 1965 में आया, when India faced a humiliating ban by US on grain exports, resorted to the first the import of food grains from other sources, and secondly committed itself to the maximum variety of wheat under supervision of Dr. Norman Borlaug and Dr. MS Swaminathan. सबसे पहले तो हमने अपने सोर्सेज चेंज किए खाना इंपोर्ट करने के, और मैक्सिकन वेराइटी ऑफ वीट जो है वो हमने उगाना शुरू किया। बम्पर हार्वेस्ट हुआ उसके बाद।
The dwarf wheat, despite its potential, required uninterrupted supply of high quality seeds, pesticides, fertilizers, irrigation, as well as constant monitoring by the scientific community. However, the result elated to the nation with a bumper harvest of 17 million tons of wheat in 1968 as compared to 11 million tons in 1966. Thus began India's journey from importer of wheat to a food surplus nation. तो जो घटिया वीट की जो क्वालिटी थी उसके बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी सीड सप्लाई करनी पड़ती थी, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा चाहिए होते थे, फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा लगाने पड़े, इरिगेशन भी बहुत ज़्यादा डालना पड़ा और हमेशा ध्यान रखना पड़ता था। इतनी मेहनत करने के बाद हम 11 मिलियन टन से 17 मिलियन टन पर पहुँच पाए। तो इतना करने के बाद हमने वही रेप्लिकेट किया राइस में। तो जब कोई इतनी मेहनत करके कुछ पाता है तो उससे चिपक के ही रह जाता है। तो हमने बहुत मेहनत करी राइस और व्हीट की प्रोडक्शन बढ़ाने में और फिर हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए। आज भी हम राइस और व्हीट पे अटके हुए हैं। तो हाई ऑन द सक्सेस ऑफ द wheat production, India switched to IR8 variety of rice, which was developed by International Rice Research Institute, Manila, Philippines. Similar to the production of the wheat, rice yield shot from merely 2 tons to 6 to 7 tons per hectare. Rice had the added advantage of a shorter cycle of 105 दिन में ही चावल उग जाती थी, thereby reducing the crop time and giving time for multiple cropping. तो इसका ये फायदा हुआ कि हम दो क्रॉप्स लगा सकते थे, तीन क्रॉप्स लगा सकते थे एक साल में। Extension and marketing service for agriculture. As the yield of agriculture increased, the government helped the agriculture community by focusing on post-harvest production as well as research and extension. This led to a better remuneration for the farmers. However, the earning in agriculture has left much to be desired, and the agricultural community is still vulnerable to the vagaries in the nature. तो हार्वेस्ट करने के बाद अभी भी इंडिया चाहती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खुले। उस समय भी गवर्नमेंट ने ये काम स्टार्ट किया था और इससे काफ़ी कुछ लोगों की सैलरीज बढ़ी भी, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ही डिमांड्स हैं। इट इज़ ए सेक्टर टू बी लुक्ड अपॉन। क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी हमने थोड़ी बहुत रीच कर ली है। India is a land of diversities. These diversities extend to geographical characteristics of the region. Most of the land has fertile soil and is well irrigated through the network of canals. Some areas of Rajasthan and Deccan Plateau exhibit desert characteristics. For such areas, agricultural scientists have created crop varieties which are better suited to such climate and can adapt to low water conditions. But ऐसा होता नहीं है, सभी को चावल ही उगाना होता है। Increase in production कैसे हुआ? Green revolution and other crop improvements have led to the overall increase in the production of food grains and other allied agricultural products like fisheries and milk. For example, food grain production for the year 2021 is estimated to be 308.65 million tons. Apart from that, India has become the second largest aquaculture producer, largest milk producer, as well as the third largest fish producer globally. तो पोटेंशियल बहुत है हमारे पास, रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, जस्ट विल पावर चाहिए एंड इनोवेशन चाहिए। Increase in exports. India has been able to create food surplus which can be used to export food to other countries. Apart from that, many crop varieties have distinct characteristics which are in heavy demand in the foreign countries. For example, Indian developed Pusa 1121 basmati rice has an elongation rice of almost 2.5। तो मतलब कि काफ़ी लंबी चावल है ये और बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। बासमती राइस alone accounted for 33,000 crore worth agricultural exports during 2018-19, earning precious foreign exchange। आगे इसमें हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं? Despite magnificent strides, India suffers from low yield as compared to its global counterparts. Yield हमारी कम है अभी भी। At the same time, a significant proportion of the horticulture products are wasted due to its inefficient supply chain। इसका मतलब ये है कि जो फ्रूट्स हमारे हॉर्टिकल्चर में जो फ्रूट्स बनते हैं वो ख़राब हो जाते हैं बिकॉज हमारा सप्लाई चेन बहुत स्लो है। कुछ सिटीज़ तक ही पहुंच पाते हैं। अगर उसको फास्ट किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा उसकी स्प्रेड बढ़ाकर
उसको यूज़ किया जा सकता है। देयर फॉर द नीड फॉर द आवर इज टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ साइंटिफिक एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। इट इज़ क्रिटिकल टू इंश्योर दैट द अगला टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, वही इसी कंटिन्यू कर रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जैसे कि ड्रोन्स रोबोट्स कैन बी यूज फॉर एरियल सर्वे एंड रिमोट मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल और मशीन लर्निंग का भी हम यूज़ कर सकते हैं इंटरप्रेट टू इंटरप्रेट क्रॉप डिसीज एंड अदर यूजेस एज पर द इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज। मतलब इसमें सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी तो आ गई हमारे पास, लेकिन उसको यूज़ कैसे करें और उससे एग्रीकल्चर को फ़ायदा कैसे दिलाएं। वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो रोबोट्स का क्या फ़ायदा जब आपके पास इतने ह्यूमंस खाली बैठे हुए हैं, उनका उनसे काम लिया जा सकता है। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया सफर्स फ्रॉम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द lower adoption of modern equipment and tools. This is not only increases dependence on agriculture and decreases the size of the land holdings, but at the same time decreases the availability of human resources in other sectors of the economy. ये कुछ उल्टा ही कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में लगे रहते हैं, उसकी वजह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। मतलब कि लगता है कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उतनी छोटी सी लाइन में इतने ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयड ही है, बिकॉज बहुत ही कम उसमें से आउटकम निकल पाता है। और वो दूसरे सेक्टर्स में भी काम नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम तो भाई एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में भी लोग नहीं जा पाते। देयर इज अ नीड फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड विच इंडिया करंटली एंजॉयज। तो इसलिए वो ऐसे लोगों को सही तरीके से स्किल डेवलप करवा के सही काम करवाने की जरूरत है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देयर इज अ नीड टू इंक्रीज द फंडिंग्स इन एग्रीकल्चर सो दैट द बेटर इनपुट्स एंड एडवांस मशीनरी इज यूज इन एग्रीकल्चर। इसके लिए हमें कॉर्पोरेट सेक्टर को लाना पड़ेगा, जिसके लिए अलाउ करने के लिए 3 बिल्स भी आए थे हमारे पास, बहुत सारे अच्छे एक्शन लेने वाली थी गवर्नमेंट, मगर कुछ लोगों के धरना करने की वजह से वो सारे कंट्री के लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ होने वाली थी वो रोक दी गई, बिकॉज कुछ पैसे वाले लोग जो है वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं था कि उनकी ज़मींदारी उनसे छीन ली जाए या दूसरों को अपॉर्चुनिटी मिल जाए डेवलप करने के लिए। सो फॉर अचीविंग दिस द गवर्नमेंट हैज़ क्लासिफाइड एग्रीकल्चर एज ए सेक्टर अंडर प्रायोरिटी लैंडिंग स्कीम। ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग द टारगेट ऑफ एग्रीकल्चर लैंडिंग to the credit of financial institution. The target has been consistently overachieved. तो लोन्स दिए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में एग्रीकल्चर को, इसके लिए कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम बीइंग एन इम्पोर्ट डिपेंडेंट नेशन टू ए फूड सरप्लस नेशन। लेकिन दोस्तों, फूड सरप्लस नेशन हम काफ़ी पहले बन चुके थे, उसके बाद हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। बस ये है कि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, उस तरीके से हमने अपने आप को अभी भी सफिशिएंट सेल्फ सफिशिएंट रखा है। This can be attributed to the hard work of the scientific community, especially Dr. Norman Borlaug and Dr. M.S. Swaminathan, and the visionary leadership. अभी हमें ऐसे और लोगों की ज़रूरत है। इतने बड़े 100 करोड़ 120 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक दो नाम अच्छे नहीं, और भी नाम होना चाहिए। डिस्पाइट द अचीवमेंट इन द एग्रीकल्चर, इट कैन बी सेड दैट द लो yield level, food wastage, low level of food processing lead to categorization of Indian agriculture into a backward system. This needs to be corrected in the medium term by focused implementation of technology and provisions for adequate credit in the sector. This is not only beneficial but also imminent considering the large population of the country. अभी अगर स्लोली स्लोली नहीं होगा तो आगे जाके जब दिक्कत आएगी लोगों को, तो ऑब्वियसली फार्म लॉज फिर से आएंगे, कॉरपोरेट्स फिर से आएंगे एग्रीकल्चर में, कॉरपोरेट नहीं आएंगे तो पब्लिक सेक्टर आएगी, क्योंकि एक टाइम आएगा जब फिर से हमें ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे। और अभी हम ऑयल और दाल तो इंपोर्ट कर ही रहे हैं, एंड जब कमी बढ़ेगी, हमेशा हमारी टेंशन नेबर से रहती है, तो वापस से हमें इसके बारे में ज़्यादा सीरियसली सोचना पड़ेगा। सो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या क्या आ चुके हैं ये हम देख लेते हैं। जी एस थ्री 2019, 18, 13। हाउ वाज इंडिया benefited from the contribution of Sri M. Visvesvaraya and Dr. M.S. Swaminathan in the field of water engineering and agricultural sciences.
How has the emphasis on certain crops brought about changes in cropping pattern in the recent past? Elaborate the emphasis of millet production and consumption. 2018 का क्वेश्चन है. Establish the relationship between land reforms, agricultural productivity, elimination of poverty in Indian economy. Discuss the difficulty in designing and implementation of agricultural friendly land reforms in India. तो ये काफी सिंपल टाइप के क्वेश्चन है अगर आपको बेसिक पता हो इसके बारे में तो. मेंस का अगला क्वेश्चन जो है इन्होंने प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया है. डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज. Also highlight the steps taken by government of India in recent times to overcome these challenges. तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारे क्या क्या चैलेंजेस हैं और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर इसका आप आंसर अच्छा दोगे तो आई थिंक इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. ओके फ्रेंड्स, let's take a break of 2 minutes and then we will start infrastructure history and challenge. Okay, so let's start the last topic of the January Yojana magazine, infrastructure. इसकी हिस्ट्री और चैलेंजेस देखते हैं. इसका जो टॉपिक है वो सिलेबस में GS3 में कवर होता है. इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर. सो history of infrastructure development in India, legacy of the British rule. India suffered extensive deindustrialization during the British rule because the nature of the British rule was such that it thrived by making the ruled country a colony. Therefore, it was to British advantage to make India a supplier of raw materials and कंज्यूमर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स. ब्रिटिश को इसी में फ़ायदा था कि इंडिया जस्ट रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता रहे, अपने फिनिश प्रोडक्ट्स ना बना पाए ताकि वो अपने फिनिश प्रोडक्ट्स यहाँ पे आके बेच सकें और रॉ मटेरियल्स हमसे कम दाम में खरीद सकें. It was manifested by India's declining income as a percentage of global income, which plummeted from 22.6% in 1700 to 3.8% in 1952. तो सिस्टमेटिकली ब्रिटिश ने हमें पंगु बनाया. Early efforts. The leaders of Free India sought to salvage the situation by coming up with various plans of industrial development. सबसे पहला बॉम्बे प्लान. इट वाज given by 8 leading industrialists of the contemporary time. It sought to protect the indigenous industry through a regulatory system overseen by the government of India. Industrial policy resolution. Various industrial policy resolutions led to development of strong public sector and a vibrant private sector in the country with the vision of rapid industrialization. फाइनली 5 ईयर प्लान जैसा हमने एग्रीकल्चर में देखा वैसा हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में. तो प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5 ईयर प्लान्स. एंड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द Harud Domar model, was focused more on development of agriculture. Second 5 year plan was dedicated to strengthening the industrial infrastructure in the country. So, second 5 year plan, India saw a push substitution of basic and capital goods industries. It also saw an emphasis on the development of basic infrastructure like coal industry, steel plants, power plants, as the provider of raw materials to the other industries. Similarly, the fourth 5 year plan, 1969 to 74, was characterized by the nationalization of the banks, and fifth 5 year plan saw the development of Indian national highway system. So second 5 year plan, fourth and fifth 5 year plans जो है हमारे लिए बहुत important है. नेक्स्ट देखते हैं हम अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स इस सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमने क्या क्या किए हुए हैं. सो सभी को पता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है. सो इंडिया हैज एम्बार्क्ड ऑन ए विजन ऑफ रीचिंग 5 ट्रिलियन बाय 2024 and we aspire to reach 10 trillion by 2030. This will require careful planning and infusion of funds in the right sectors. This is important to create opportunities for largest groups of youth
एंटरिंग इनटू द वर्कफोर्स ग्लोबली। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा यूथ है एंड उनकी जो एनर्जी है उसको राइट डायरेक्शन में फोकस करके केयरफुली प्लान करके फंड सही जगह पे लगा के हम ये सारे जो हमारे टारगेट्स हैं वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। इंडिया इज सीइंग ए लार्ज वेव ऑफ अर्बनाइजेशन अंडर way as more and more people migrate to urban areas for better opportunities. The urban population is projected to increase to 60 crore by 2030 from 37.7 crore in 2011. This demographic change would require construction of almost 700 to 900 million square meters of urban space annually. बहुत सारे लोग जब शहरों की तरफ आएंगे तो शहरों में कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स बनाई हैं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। पीएम आवास योजना अर्बन है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 टू एड्रेस द हाउसिंग नीड्स ऑफ अर्बन पुअर एंड टू क्रिएट अल्टरनेट हाउसिंग सो दैट दे आर नॉट फोर्स्ड टू लिव इन स्लम्स। स्लम्स और बनते हैं तो शहर का विकास एक तरीके से रुक जाता है बिकॉज उसको डिस्प्लेस करके और वहाँ पे सोसाइटीज डेवलप करना बड़ा मुश्किल काम है। सो गवर्नमेंट ने पहले ही अर्बन पुअर्स के लिए बढ़िया हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए 2015 में पीएम आवास योजना लॉन्च की। अर्बन affordable rental housing complexes, they are announced during COVID-19 pandemic by Ministry of Housing and Urban Affairs, considering the problem faced by migrant laborers। तो उनके लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने की तैयारी है। पासिंग ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रेरा फॉर रेगुलेशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। बहुत सारे लोगों से पैसे कलेक्ट कर लेते थे लेकिन अपने प्रोजेक्ट्स पे डिफॉल्ट करते जाते थे। तो उससे बचाने के लिए कंज्यूमर्स को रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रेला लाया गया। कन्फर्मेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस ऑन रियल एस्टेट सेक्टर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया गया रियल एस्टेट सेक्टर को। इससे क्या फ़ायदा होगा? लोन सस्ते मिलेंगे, कैपिटल इजीली मिलेगा, टैक्स कंसेशन भी मिलेंगे। तो ये सारा काम हो सकता है अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया जाए। तो अदर स्टेप्स लाइक पासिंग बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, हायर मतलब बेनामी ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए हायर टैक्स कंसेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स पे इंटरेस्ट कम करके एंड रैशनलाइजेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी को रेगुलेट करके इस सेक्टर को और सपोर्ट दिया गया है। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड वेरियस हाईवे प्रोजेक्ट्स टू improve connectivity between different cities in India under भारत माला परियोजना। तो at various times a slew of metro rail projects have been started to improve the connectivity within the city limits to increase access to suburban areas। तो कनेक्टिविटी बढ़ाने से लोगों का जो बाहर सबर्बन सिटीज़ में रह के सिटीज़ में काम करने आ सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे फ़ायदे होते हैं कनेक्टिविटी बढ़ाने के। इसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बनाइजेशन है इसमें जो लोग मूव कर रहे हैं उनकी लाइफ को और ईजी बनाया जा सकता है। सो कंक्लूजन इसका यही है कि इंडिया इज़ सेट टू अंडरगो इनटू ए रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अर्बन रूरल डेमोग्राफी। इंडिया भारत वाला डिवाइड जिसको कहते हैं लोग। Considering the shifting demography towards old age population, it is critical to ensure that adequate facilities are in place to take care of vulnerable population। तो जिस तरीके से हमारा देश यंग हो रहा है उसी तरीके से हमारा देश बूढ़ा भी हो रहा है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अर्बनाइजेशन को रैपिडली डेवलप करना होगा। At the same time, adequate infrastructure needs to be created to sustain the influx of population in the urban areas। तो अब देखते हैं कि इसमें जो पिछले क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं वो क्या क्या है। तो 2013, 14, 17 GS3। तो सबसे पहले एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया थ्रू द जॉइंट वेंचर अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऑब्वियसली एयरपोर्ट्स आर अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर तो इसको एग्जामिन करना है। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय अथॉरिटीज इन दिस रिगार्ड्स। एक्सप्लेन हाउ द PPP agreement in longer gestation infrastructure projects can transfer unsuitable liabilities to the future। बहुत ज़्यादा लंबे अगर प्रोजेक्ट्स आते हैं PPP के तो हमारे जो फ्यूचर
जनरेशन है उन पे लाइबिलिटी हो जाती है। वो कैसे है, इसको एक्सप्लेन करिए आप। व्हाट अरेंजमेंट नीड्स टू बी पुट इन प्लेस टू इंश्योर द सक्सेसिव जनरेशन कैपेसिटीज आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। आगे के जनरेशन की कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, घटिया प्रोजेक्ट बना के उनके सर पे ना डाल दिया जाए, सीधी सी बात है। आप घटिया प्रोजेक्ट सोच सम बिना दिमाग लगाए घटिया प्रोजेक्ट्स बना के और चले गए, उससे आगे की जनरेशन को दिक्कत आ रही है। तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाए, क्या ऐसे क्या अरेंजमेंट बनाया जाए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। Adaptation of PPP model for infrastructure development of the country has not been free from criticism. Critically discuss the pros and cons of this model. तो PPP मॉडल के pros and cons को डिस्कस करिए। तो एक इन्होंने अपना भी क्वेश्चन बनाया हुआ है। एनालाइज द रीजंस एंड इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इन इंडिया। डू यू थिंक दैट द रिसेंटली लॉन्च रूरल डेवलपमेंट स्कीम हैज बीन एबल टू स्टेम द टाइड ऑफ मूवमेंट इन फेवर ऑफ रूरल एरियाज? तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा आज का जो रिव्यू है योजना मैगजीन का, वो कंप्लीट होता है। तो इसके बाद कुछ समरी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं ये भी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा इनकी, एंड आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा। पर इस वीडियो में ये नहीं होंगे। और ये चैनल मैं इस पर्पस से बना रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो प्रोवाइड कर सकूँ। तो आप ऑब्वियसली आपको जो भी आपके सजेशंस हैं कि मैं कैसे अपना कंटेंट इम्प्रूव कर सकता हूँ और क्या और ऐसी चीज़ें हैं जो कवर करें जिससे आपको फ़ायदा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताओ। आई एम रियली determined to improve my channel, and I will do whatever I can. So thank you। और नेक्स्ट योजना मैगजीन जो फरवरी 2022 की है वो मैं थोड़ी जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। ये जस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए इतनी लेट मैंने स्टार्ट किया है जनवरी की मैगजीन से। सो बी ट्यून्ड, हैव अ नाइस preparation. We'll see you in my next video.